हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया था इंडियाज का 16 को डिस्कस किया था और उसमें कुछ पार्ट्स हम देख रहे थे लाइक पीपीपी एक्वायर्ड इन द एक्सचेंज फॉर द नॉन मॉनेटरी एसेट। और अब हम नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं पीपी फॉर द कंसोलिडेटेड प्राइसेस। सो नेक्स्ट वन है हमारा पीपीई परचेज फॉर कंसोलिडेटेड प्राइस। पीपी हमारा परचेज किया गया किस पे? कंसोलिडेटेड प्राइस पे। सो ये कैसे काम करेगा हमारा? लाइक व्हेन द सेवरल आइटम्स of the PPE are purchased for consolidated prices so आपका consolidated price होगा apportioned to various items। consolidated price apportioned to various items, अलग अलग आइटम्स पे डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यू। रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यू के बेसिस पे काम करता है। So in case of the fair value of the item acquired cannot be measured reliably, these value are estimated on the fair value basis। So इसमें नोट क्या है? If fair value can't measured reliably, अगर आपकी fair value reliably measured नहीं होती तो इस केस में क्या करेंगे? सो एस्टिमेटेड की जाएंगी। सो आपकी जो वैल्यूज़ हैं एस्टिमेटेड ऑन द फेयर बेसिस, फेयर बेसिस पे आपकी वैल्यू एस्टिमेट की जाएगी। डिटरमाइंड बाय द एज डिटरमाइंड बाय द कंपिटेंट वैल्यूअर। सो कंपिटेंट वैल्यूअर ने वो चीज़ कितने की है तो ये चीज़ हम देखेंगे। लाइक वैल्यूअर ने जो हमें वैल्यू बताई है उसी को हम फिर क्या मान लेंगे? फेयर वैल्यू एस्टिमेशन बेसिस पे। अब नेक्स्ट है हमारा पीपी हेल्ड बाय द लेसी। नेक्स्ट है हमारा पीपीई हेल्ड बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज। अगर पीपी बेसिकली हमने लीज पर दे रखा है फाइनेंस लीज के अकॉर्डिंग। सो हमारी जो कॉस्ट ऑफ द आइटम होगी अंडर द फाइनेंस लीज डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द इंडिया 116। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ आइटम होगी कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑफ द पीपी determine accordance with इंड AS 116। जो लीज वाला हमारा इंड AS है उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाएगी। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू पीपी। अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिली है कोई, लाइक गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू PPE। सो ये क्या होगी? जो कैरिंग अमाउंट होगी आइटम की, कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ PPE रिड्यूस बाय गवर्नमेंट ग्रांट, रिड्यूस बाय गवर्नमेंट अमाउंट। ठीक है। सो इसमें से हम क्या कर देंगे? गवर्नमेंट ग्रांट को घटा देंगे। तो ये था बेसिकली आपका
जब हम मेज़रमेंट करते हैं उस चीज़ का, मॉनेटरी एसेट्स या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन। जो आपका मेजरमेंट हो रहा है पीपीई का, वो इनिशियल रिकग्निशन के बाद हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? सो इस केस में एंटरप्राइज क्या करेगा? एंटरप्राइज शुड चूज एंटरप्राइज चूज करेगा कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल क्या है और रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, उस चीज़ का एंटरप्राइज ये चूज करेगा। सो अकाउंटिंग पॉलिसी शुड अप्लाई दैट पॉलिसी टू द एंटायर क्लास ऑफ पीपीई। सो पॉलिसी basically this policy apply to entire class of PPE। बेसिकली सब पे एप्लीकेबल होगी ये वाली पॉलिसी जो हमारी इसके थ्रू आ रही है, कॉस्ट मॉडल या रेवेन्यू मॉडल के थ्रू। क्लास ऑफ द पीपीई क्या है? ग्रुपिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ द सिमिलर नेचर एंड द यूज इन ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। बेसिकली क्लास ऑफ पीपीई क्या है? सेम नेचर के एसेट्स को एक जगह डाल के और उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं ऑपरेशंस में। सो वो क्या है? डिफरेंट क्लास ऑफ पीपीई। कॉस्ट मॉडल कैसे काम करता है? तो कॉस्ट मॉडल कैसे काम करेगा आप ये देखते हैं। क्या क्या आएगा इसमें? लाइक आपकी कॉस्ट कैसे कैरी की जाएगी? कॉस्ट जो भी है माइनस एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर कोई है उसके अंदर, माइनस एनी इम्पेयरमेंट लॉस। सो ये सारी चीज़ें हम इसमें से माइनस कर देंगे, उसके बाद ही हमारी क्या आएगी? बेसिकली एसेट की एंड वैल्यू ऑफ पीपी। इसके बाद ही हमारी वैल्यू ऑफ पीपी आएगी। अब इसी तरह रिवैल्यूएशन मॉडल कैसे काम करेगा? रिवैल्यूएशन मॉडल और देखते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। फेयर वैल्यू क्या है? डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन के टाइम पे वो देखेंगे। लेस एनी सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है वो देखेंगे। उसके बाद एनी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, जो भी कोई इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है वो देखेंगे, उसको माइनस कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद क्या आएगी? कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू आएगी जो भी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो ये चीज़ें होंगी, इनके हिसाब से काम करेगा। सो रिवैल्यूएशन ऑफ द एंटायर क्लास ऑफ पीपीई कैसे होता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एंटायर क्लास ऑफ पीपीई कैसे होता है? सो इफ एनी आइटम ऑफ द पीपीई इज revalued
सो जो पूरी क्लास होगी पीपीई की, देन एंटायर क्लास शुड बी बिलोंग टू एसेट रिवैल्यू। सो पूरी जो क्लास होगी वो एसेट्स रिवैल्यू उसके हिसाब से बेसिकली हम वैल्यू करेंगे। तो ये थे मॉडल्स इसके हिसाब से काम करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवैल्यूएशन देखते हैं, मतलब एनुअल रिवैल्यूएशन होते हैं या रिवैल्यूएशन बेसिकली आपके कैसे किए जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवैल्यूएशन देखते हैं नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन कैसे काम करते हैं। तो इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि आइटम ऑफ द पीपी experience a significant and volatile change in the fair value. Item of the PP significant and volatile change in fair value. सो आपकी जो पीपी में है वोलेटाइल चेंजेस हो रहे हैं, लाइक पीपी में जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है ओनली इनसिग्निफिकेंट चेंज इन फेयर वैल्यू। काफ़ी कम चेंज हो रहे हैं, ओनली इनसिग्निफिकेंट चेंज हुआ है किसमें, फेयर वैल्यू में। सो एक चीज़ ये है, इसके बेसिस पे क्या होगा आपका, ये होगा आपका एनुअल रिवैल्यूएशन। अगर फटाफट चेंजेस हो रहे हैं, पीपी में जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो एनुअल रिवैल्यूएशन करो। और अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं, लाइक ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे, तो रिवैल्यू द आइटम इन 3 to 5 ईयर्स। सो 3 से 5 साल में खाली रिवैल्यू करो आइटम को, तो वो चीज़ है। अब ये देखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिवैल्यूएशन क्या होगा। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या होगा, ये चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले हमारी होगी टेक्निक 1। टेक्निक फर्स्ट देखेंगे हम, चेंज इन द ग्रोस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चेंज इन ग्रोस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चेंज हो गया आपका ग्रोस कैरिंग अमाउंट में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ग्रोस कैरिंग अमाउंट के ग्रोस कैरिंग अमाउंट है क्या, रिस्टेटेड बाय रेफरेंस टू द ऑब्जर्व मार्केट डेटा। एस्टिमेटेड मार्केट परसेंटेज से मार्केट प्रिंट लाइक मे बी रिस्टेटेड बाय रेफरेंस टू ऑब्जर्व मार्केट डेटा। सो ग्रोस कैरिंग अमाउंट क्या हो सकती है आपकी, मार्केट डेटा से प्राइस डिफाइन, या चेंज इन कैरिंग अमाउंट प्रोपोर्शनली। सो ये चीज़ आपकी क्या हो सकती है, ग्रोस कैरिंग अमाउंट हो सकती है।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन क्या हो सकता है? लाइक दूसरा दिया आपने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। लाइक आपका किस चीज़ का इक्वल होगा? आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रोस कैरिंग अमाउंट माइनस accumulated loss, accumulated impairment loss। सो ग्रोस कैरिंग अमाउंट होगी और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस होगा, उस चीज़ को आप बोल सकते हो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, क्योंकि इसमें इंक्लूड होता है और इसको हम घटा देते हैं यहाँ से, तो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं रिवैल्यूएशन, इंक्रीज और डिक्रीज ट्रीटमेंट। रिवैल्यूएशन, इंक्रीज और डिक्रीज। सो इंक्रीज में क्या होगा? क्रेडिटेड directly to the owner's interest, डायरेक्टली क्रेडिट होगा ओनर्स के इंटरेस्ट में अंडर द हेडिंग ऑफ रेवेन्यू सरप्लस। सो आपके रेवेन्यू सरप्लस की हेडिंग होगी, उसमें जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेप्शन। सब्सिक्वेंट इंक्रीज, इनिशियल डिक्रीज। अगर ये सब्सिक्वेंटली इंक्रीज हो रहा, व्हेन इट इज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? रिकग्नाइज्ड इन P&L अकाउंट, P&L में रिकग्नाइज किया जाएगा, and it reverse the revaluation decrease of the same, so it reverse the revaluation decrease। अब ये डिक्रीज हो रहा है इस केस में, चार्ज टू P&L अकाउंट। अब एक्सेप्शन है, सब्सिक्वेंटली डिक्रीज हो रहा है, सब्सिक्वेंटली डिक्रीज। सो इसमें क्या होगा? डिक्रीज शुड बी debited directly to the owner's interest। सो डायरेक्टली डेबिटेड होगा ओनर्स के इंटरेस्ट में, और अगर क्रेडिट बैलेंस है एग्जिस्ट इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व, इफ क्रेडिट बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व exist for that asset,
ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी दोनों इस पर एप्लीकेबल होना चाहिए, तभी ये चीज़ होगी। अब यूटिलाइजेशन ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस, आपका जो रिवेन्यू सरप्लस है कहाँ पे यूटिलाइज होगा, तो नेक्स्ट देखते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, कहाँ बेसिकली आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस यूटिलाइज होना चाहिए। सो रिवैल्यूएशन सरप्लस और इंक्लूडिंग द ओनर्स इंटरेस्ट, included in the owner's interest, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम में भी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। केस 1 क्या होगा इसमें, केस फर्स्ट क्या होगा, व्हेन विल वी ट्रांसफर द होल सरप्लस, व्हेन विल ट्रांसफर होल सरप्लस, कब भेजा जाएगा पूरा का पूरा सरप्लस, जब when the asset is retired or disposed, जब एसेट आपकी रिटायर कर दी जाएगी या डिस्पोज हो जाएगी उस टाइम पर। नेक्स्ट ये है केस 2 क्या होगा, केस 2 क्या होगा, when transfer the partial